मेरे प्रिय भाई और बहनों और माताओं, सादर नमस्कार। मैं सी डी गुप्ता, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, इंडियन रेलवे, आज पुनः आपके साथ प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट में अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ। जैसा कि आप सबको अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में जन्म कुंडली क्या होती है, इसकी मैपिंग कैसे की जाती है के बारे में बताया था। साथ में ये भी मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में जो हमारे 12 घर हैं, 12 घरों की एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूँगा। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको किसी भी जन्म कुंडली में जो हमारे 12th हाउस हैं, 12 घर हैं और 12 घरों के की अपनी एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, ब्रीफ करना चाहूँगा। जन्म कुंडली में जब भी हम जन्म कुंडली को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है लगन की। लगन इन द सेंस फर्स्ट हाउस। लगन की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यदि आपकी लगन बहुत मजबूत है तो लगन का लॉर्ड बहुत मजबूत है, ये सही पोजीशन में जाके बैठा हुआ है, यहाँ कोई सही राशि मूव कर रही है, तो उस स्थिति में जातक के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जातक राजाओं का राजा, महाशक्तिशाली, बलशाली, धन धान्य एवं पैसे से रिच होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लगन की। लगन क्या बताती है? लगन की अपनी एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? लगन किसी भी व्यक्ति विशेष की, जातक की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, अर्निंग, उसकी कमाई, आमदनी, एज, उम्र, वह जातक के नेचर मीन्स रंग, रूप, आकृति, बिहेवियर कैसा होगा के बारे में बताती है। ठीक इसी तरीके से जब हम जन्म कुंडली में सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस की अपनी प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड हाउस जातक को क्या क्या देता है? सेकंड हाउस से हम जनरली बैंक यानी आपका खजाना, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासनिक क्षमता, तीसरी चीज एजुकेशन, आपकी शिक्षा कैसी होगी, किस तरीके की होगी के बारे में पता करते हैं। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जन्म कुंडली में थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का रोल क्या है? थर्ड हाउस से हम क्या पता करते हैं? जन्म कुंडली में थर्ड हाउस या तीसरा घर किसी भी जातक के अपने छोटे भाई और बहन और उसके पराक्रम, लेबर कितना वो कार्य करेगा, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ लेबर कितना होगा के बारे में बताता है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब हम जन्म कुंडली में चौथे घर या फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस जातक के मातृत्व सुख, स्वयं का अपना घर, पब्लिक जनता के बीच में आपकी किस तरह की छवि होगी, आपका फ्रेंड सर्किल कितना बड़ा होगा, व्हीकल्स आपके पास अपना सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, किस तरह का होगा के बारे में पता करते हैं। जहाँ तक बीमारियों की बात आती है तो जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस से लंग्स, छाती, फेफड़े, रक्त आदि के से संबंधित विकारों के बारे में पता करते हैं। जन्म कुंडली के चौथे घर के स्वामी से प्रभावित व्यक्ति नॉर्मली किन फील्डों में जा सकता है इसके बारे में भी पता किया जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ हाउस। जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस है, इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, हमारे वैदिक शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथों में इसके बारे में कोटि कोटि इसकी प्रशंसा की गई है। जन्म कुंडली का जिस तरीके से लगन का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस का भी उतना ही ज़्यादा महत्व है। फिफ्थ हाउस जन्म कुंडली में किसी जातक के बारे में उसे दैवीय कृपा, ईश्वरीय वरदान, डिवाइन बून, डिवाइन फेवर, संतान उसकी कैसी होगी, संतान कितनी होगी, लव अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, कॉमन सेंस, एजुकेशन, हियर वी विल डिस्कस या वी विल फोकस ऑन कॉमन सेंस, बुद्धि के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जब जन्म कुंडली में हम सिक्स्थ हाउस में जाते हैं तो सिक्स्थ हाउस से हम जातक के साथ होने वाली दुर्घटनाएं, चोट, थेफ्ट, चोरी,
डिसीज, बीमारी, एनिमी, शत्रुओं के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट, 7th हाउस। जब जन्म कुंडली में हम 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस का भी बहुत बड़ा और मेजर रोल है। 7th हाउस से हम किसी जातक के ठीक अपोजिट उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कैसी होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका मैरिटल स्टेटस किस तरीके का होगा, मीन्स उसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, उसकी डेली अर्निंग कैसे बनेगी, किस सोर्स से बनेगी, बिजनेस एसोसिएशन, यदि वो पार्टनरशिप करता है तो पार्टनरशिप वास्तव में कामयाब होगी या फेल होगी के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट, जन्म कुंडली में 8th हाउस की जब बात करते हैं तो 8th हाउस के द्वारा हम किसी जातक की मृत्यु का कारण, रिसर्च, साइंस, लेजीनेस, स्थिरता के बारे में पता करते हैं। 8th हाउस जातक की मृत्यु का कारण, रिसर्च, ऐसे व्यक्ति जो रिसर्च R&D के सेक्टर में रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर ऐसे व्यक्तियों की जन्म कुंडली देखी जाए तो देखने पे पता चलता है कि उनके 8th हाउस का लॉर्ड जो है कहीं सही पोजीशन पे जाके बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में चला जाता है। 9th हाउस इसकी भी ज्योतिष ग्रंथों में इतनी ज़्यादा तारीफ की गई है, इसके बारे में इतना ज़्यादा बताया गया है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यदि 9th हाउस का लॉर्ड किसी भी जातक की जन्म कुंडली में स्वग्रही हो जाए, अपनी उच्च राशि में जाके बैठ जाए या सही पोजीशन पर प्लेस हो जाए तो ऐसा जातक महाशक्तिशाली, वैभवशाली, भाग्यशाली, धन धान्य, परिवार के सुख, हेल्थ और वेल्थ से पूर्णतः रिच हो जाता है। 9th हाउस ये डायरेक्ट इसका रिलेशन धर्म से है। 9th हाउस के लॉर्ड से प्रभावित व्यक्ति धार्मिक नेचर का, सौम्य स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है। नेक्स्ट, 10th हाउस जन्म कुंडली में 10th स्थान के लॉर्ड का वैसे तो डायरेक्टली इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लगन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यदि हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक अलग से एक इवेंट्स की परिकल्पना या उसकी एनालिसिस की गई है जिसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर इफेक्ट, यानी कि 10th स्थान पर बैठे हुए ग्रह का डायरेक्ट रिलेशन लगन से रहता है। जब हम जन्म कुंडली में 10th हाउस की बात करते हैं तो 10th हाउस जातक को कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी इसके बारे में बताता है। 10th हाउस से हम जातक की सोशल पोजीशन क्या होगी, समाज में उसका क्या स्थान होगा, जैसा कि साफ लिखा हुआ है इसमें हाइट और पीक। 10th स्थान पर यदि कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा हो तो जातक को आसमान या आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देता है। 10th स्थान के द्वारा हम जातक के पिता के कर्मों वह जातक को प्रशासनिक स्तर पर कितना सहयोग मिलेगा के बारे में बताता है। नेक्स्ट, 11th हाउस। जब हम 11th हाउस की बात करते हैं कि जैसा कि 11th हाउस में क्रिएट किया गया है, इट सिंपली टेल्स अबाउट द विल माने इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति। नेक्स्ट, वेल्थ मीन्स आपका पैसा। 11th हाउस के द्वारा हम किसी जातक की इच्छा शक्ति व उसके पास उसकी जो अर्निंग, उस पर कितना पैसा होगा, उस पर कितना वेल्थ होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ द वेल्थ विल ए ह्यूमन और जातक विल कीप विद हिम, इट सिंपली टेल्स दैट। नेक्स्ट, 12th हाउस। जैसा कि 12th हाउस में क्रिएट किया गया है लॉस। 12th हाउस लॉस माने वह हानि, फॉरेन विदेश यात्रा, डिलीवरेंस मोक्ष और मुक्ति, हॉस्पिटल, पुलिस। जातक का हॉस्पिटल के साथ किस तरह का कनेक्शन रहेगा, बीमार रहेगा तो हॉस्पिटल में जाके ठीक होगा या घर पर ही ठीक हो जाएगा। यदि कोई उसके सोशल राइट्स बनते हैं, सामाजिक विवाद या किसी अन्य तरह के विवाद, तो उस स्थिति में जातक पुलिस कस्टडी में चला जाएगा या नहीं रहेगा के बारे में पता चलता है। तो साथियों,
आज मैंने जन्म कुंडली में 12th हाउस को बहुत तेज़ी के साथ ब्रीफिंग करते हुए मैक्सिमम इसमें आपको अपना आउटपुट या अपनी नॉलेज को शेयर करने की कोशिश की है। इस YouTube चैनल की श्रृंखला में अपने एपिसोड को यहीं मैं समापित करते हुए आज का शुभ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। जीवन का एक शाश्वत सत्य है कि नोबडी इज बेगर, नोबडी इज डोनर। न कोई याचक है और न कोई दाता। ठीक इसके अपोजिट हर व्यक्ति याचक है और हर व्यक्ति दाता है। एवरीबडी इज बेगर और एवरीबडी इज डोनर। इस चीज़ को, इस साइटेशन को मैं सूर्य देव का उदाहरण देते हुए आपके सामने साइट करना चाहूँगा। आपने सूर्य देव को देखा है? समुद्र जो जल का अथाह सागर है, सूर्य उस समुद्र से जल को शोषित करता है और जल को शोषित करने के बाद उसी जल को पुनः इस सृष्टि को बरसात के रूप में हमें वापस करता है। इसलिए कभी किसी से कुछ मत मांगो, देने की कोशिश करो। जितना आप देंगे उससे कई गुना मल्टीफोल्ड होकर आपको उसका कई गुना वापस मिलेगा। थैंक यू ऑल।